अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए, सीमी भी बहुत ज़्यादा मूड में थी, चुनाचा हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। सीमी का चेहरा गुलनार हो रहा था। एहसान की मौजूदगी से उस पर एक अनबसात की कैफियत तारी थी। उसे अब शमशेर या उसके साथियों की कोई परवाह नहीं थी। रास्ते में कह के उबलते रहे। सब लोग इस दिलचस्प जंग पर तबसरा कर रहे थे। अल्लाह आदल साहब, जब उन कम बख्तों ने आप पर चाकुओं से हमला किया तो मेरा तो दम रुकते रुकते रह गया। लेकिन आप पता नहीं आदमी है या जिन, आपने उन्हें चूहों की तरह दबोच लिया था, रूही ने कहा। और साइम साहब के एक हाथ के बाद शमशेर बहादुर ने दूर ही दूर रहने में आफियत समझी। उसके बाद वो किसी कीमत पर करीब आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं ही रह गया यारो, तुम लोग उसे पकड़ लेते तो एक आधा हाथ मैं भी झाड़ देता। वैसे तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, एहसान ने कहा और सब हंस पड़े। आप भी छुपे रुस्तम होंगे हसाम भाई, आखिर भाई तो इन दोनों के ही हैं, नुसरत बोली। भाई ज़रूर हूँ, रुस्तम नहीं, एतराफ़ करता हूँ, लेकिन अब होगा क्या? अंकल को क्या जवाब देंगे? रूही परेशान हो गई। सीधी सी बात है, अब्बू से शमशेर की शिकायत करेंगे। उसने अपने लड़ाकों की मदद से हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की थी। क्या तुम लोग उसकी गवाही नहीं दोगी? यकीनन देंगे, दोनों लड़कियां बीक वक्त बोलीं। फिर मजबूरी थी, साइम भाई और आदल भाई और हिसाम साहब को बोलना पड़ा। क्या ये लोग हमारी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते? हरगिज़ नहीं, तालूत जल्दी से बोला। और फिर एक बार सब हंस पड़े। गाड़ियां महल के करीब पहुंच गईं। महल में हम लोग गाड़ियों से उतरे। हमने मुलाजमों से नवाब साहब के बारे में पूछा और पता चला कि नवाब साहब अंदर मौजूद हैं। हम लोग तो अपने कमरों में जा रहे हैं, तुम लोग अपना काम शुरू कर दो, तालूत ने कहा और लड़कियों ने गर्दन हिला दी। और फिर हम अपने कमरों की तरफ चल पड़े। हमने लिबास तब्दील किए। एहसान किसी कदर परेशान नजर आया। क्यों, आपको क्या हुआ? तालूत ने उसे घूरते हुए कहा। ये शमशेर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे, बात बहुत आगे बढ़ गई है, एहसान ने कहा। आप लिहाफ ओढ़ कर मसहरी पर लेट जाइए, कोई आए तो मुंह ढक लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, तालूत ने तंजिया लहजे में कहा। ये बात नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से नवाब साहब किसी जहमत में पड़ें। दामाद हो तो ऐसा होनहार। ठीक है भाई, तुम अपने ससुर के लिए फिक्रमंद हो, लेकिन हम गरीब भी तो किसी काम आ सकते हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। शमशीरुद्दौला इस कोठी में थोड़ी देर का मेहमान है, मुमकिन है आज ही उसकी छुट्टी हो जाए। आइंदा वो इधर का रुख नहीं करेगा। रहे बाकी मामलात तो नवाब साहब भी उससे दबे नहीं रहेंगे। फिर फ़क्र किस बात की है? तालूत ने कहा और एहसान खामोश हो गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि नवाब जलालुद्दीन हाँफते कांपते हमारे पास आए। उनके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। ये सब क्या किस्सा है शहजादा साइम? गलती उसी की थी नवाब साहब, यकीन फरमाइए। आपने देखा, हम तो उसकी हर बात टालते थे, लेकिन खिवातीन से उसकी बदतमीजी हमसे बर्दाश्त ना हो सकी। बहुत लफंगा आदमी है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटे। अगर असगरुद्दौला का ख्याल ना होता तो मैं उसे अपने हाथ से गोली मार देता। तुम लोगों को कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नवाब साहब, वो वलायती चूहे हमारा क्या बिगाड़ सकते थे, तालूत ने कहा। ज़ाहिर है तुम पहाड़ी शहजादे हो और वो, बहरहाल तुमने ठीक किया। एक बार फिर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, नवाब साहब ने कहा। मगर वो कहाँ गया? शायद आते होंगे, तालूत ने मासूमियत से कहा। आइए, खाना तैयार है और आओ एहसान मियाँ। चलो, तालूत ने एहसान को गौर से देखते हुए कहा और एहसान लड़कियों की तरह शर्मा गया।
हस्बे मामूल खाने के कमरे में सब मौजूद थे। हमें देखते ही लड़कियां मुस्कुरा पड़ीं। अभी हम कुर्सियां घसीट कर बैठे भी ना थे कि एक मुलाजिम दौड़ा आया और जलालुद्दीन चौंक कर उसे देखने लगे। क्या बात है, उन्होंने पूछा। हजूर, वो शमशीरुद्दौला, न जाने उन्हें क्या हो गया है। कहाँ है वो मरदूद? नवाब साहब गुस्से से खड़े हो गए। बुरी हालत है सरकार, कपड़े फटे हुए हैं, कई जगह से खून निकल रहा है, मुंह सूजा हुआ है, पहचाना नहीं जा रहा। हैं कहाँ? उसी तरफ आ रहे हैं, तुम लोग यहाँ रुको, मैं उससे बात करूँगा। नवाब साहब कुर्सी से उठ गए। इलाही खैर, नवाब बेगम ने कांपते हुए लहजे में कहा, लेकिन हम लोगों के यहाँ बैठे रहने की तुक नहीं थी, चुनाचा हम भी जल्दी से उठ गए। हमारे देखते हुए लड़कियां और बेगम नवाब भी खाने के कमरे से निकल आईं। नवाब साहब और शमशीरुद्दौला ज़्यादा दूर नहीं थे। बिलाशुबा शमशीरुद्दौला की हालत दुरुस्त नहीं थी, शायद उसके साथियों से कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। हमने बगौर उन दोनों की गुफ्तगू सुनने की कोशिश की। मुझे यकीन है उन लोगों ने वापस आकर आपको बहुत कुछ सुनाया होगा, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ और आज अलवरा और जलालाबाद की पुरएतहाद दोस्ती ख़त्म हो गई। अब हम एक दूसरे के दुश्मन हैं नवाब जलालुद्दीन, और तुम जानते हो अलवरा की दुश्मनी तुम्हें किस कदर महंगी पड़ेगी। मैं जलालाबाद को नीलाम कराऊंगा, कौड़ियों के मोल नीलाम कराऊंगा उसको, और फिर जलालाबाद के महल में रहने वालों की कीमत लगाऊंगा। उस आपके वकार का जनाजा जलालाबाद की सड़कों पर निकलेगा। तालूत से उसकी बकवास बर्दाश्त ना हो सकी। वो आगे बढ़ा और बोला, अगर आप इजाज़त दें नवाब साहब, तो मैं उसके कपड़े उतार लूँ, उसका मुंह काला करूँ और एक गधे पर बिठाकर अलवरा की तरफ हाँक दूँ। नवाब साहब गुस्से की शिद्दत से कांप रहे थे। शमशीर की दीवानों जैसी कफियत देखकर ही अंदाज़ा होता था कि तालूत की बात सुनकर वो उस पर झपट पड़ेगा, अपनी जान देने और उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। लेकिन उस वेलाती दीवाने को इतना होश ज़रूर था कि उसने खुद को काबू में रखा। उसे तालूत वगैरह की कुव्वत का एहसास था। चुनाचा उसने तालूत को सिर्फ खूनी निगाहों से घूरने पर इत्तफा की। शमशीर, अस्करुद्दौला के नाखलफ तू जलालाबाद में मेहमान है। अगर तू मेहमान ना होता तो शायद मैं सबसे पहले तेरी ज़ुबान गद्दी से निकलवा लेता। और फिर गुस्से की शिद्दत से नवाब साहब के मुंह से अल्फाज ना निकल सके। बेहतर यही है शमशेर कि तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर 10 मिनट के अंदर महल और थोड़ी देर के अंदर जलालाबाद छोड़ दो। हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल कर लिया है, और हाँ, हमारी वो पेशकश बरकरार है। जलालाबाद को नीलाम किराने के ख्वाब किसी पागल खाने में जाकर ज़रूर पूरे कर लेना। हाँ, अलवरा का ख़रीदार मैं मौजूद हूँ। मैं अलवरा को माँ उसके महल के मकीनों के ख़रीदने को तैयार हूँ, और अगर तुम भी उनमें शामिल हुए शमशेर, तो मैं तुम्हें घोड़ों की मालिश करने पर मुलाज़म रखूँगा। बिला शक तुम्हारी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं। और अब मैंने वक़्त की गिनती शुरू कर दी है और 50 सेकंड गुजर चुके हैं। ठीक 10 मिनट। जाओ। अचानक तालूत धाड़ा और शमशेर कई कदम पीछे हट गया, और फिर वो एकदम पलट पड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। तालूत ने वहाँ खड़े हुए मुलाजमों की तरफ देखा और बोला, खाने के कमरे में हमें इसके चले जाने की इत्तला दो। आइए नवाब साहब। उसने नवाब साहब का बाजू पकड़ा और नवाब साहब उसके साथ अंदर आने में कोई अर्ज नहीं किया। खाना शुरू करें और उसे जहन से निकाल दें। तवील ज़िंदगी है, हमें हर किस्म के अच्छे बड़े लोगों से साबका पड़ता है। मेरा ख्याल है कि उसकी हैसियत का एहसास उसे दिला दिया गया है। नवाब साहब ने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। उनकी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई। बहरहाल खाने के दौरान कोई कुछ ना बोला और खामोशी से खाना ख़त्म हो गया। खाने के बाद सब लोग उठ गए और खाने के कमरे से निकल आए। नवाब साहब ने उन लोगों से इजाज़त मांगी। मैं ज़रा आराम करना चाहता हूँ, क्या मैं 1 घंटे के बाद आपके पास हाज़िर हो सकता हूँ नवाब साहब? तालूत ने पूछा। नवाब साहब ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा।
इंतहाई ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। मैं इंतज़ार करूँगा, नवाब साहब ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा और एक तरफ चल पड़े। एहसान और तालूत अपने कमरों की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने एक मुलाजिम से पूछा, शमशीरुद्दौला चला गया? जी शहजादे साहब, उसके साथी तो नहीं आए? जी नहीं, मुलाजिमों ने जवाब दिया और हम गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गए। मालूम होता है शमशीरुद्दौला के तीनों जानबाजों ने उसका साथ छोड़ दिया। ज़ाहिर है साथ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहरहाल अब ज़्यादा वक्त बर्बाद करना मुनासिब नहीं। नवाब साहब ज़हनी तौर पर सख्त परेशान हैं। हाँ, उनकी कैफियत अजीब सी है, एहसान ने कहा। परवाह मत करो, 1 घंटे के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या करेंगे आदिल भाई? एहसान ने पूछा। देखा साइम, कैसा बेहया भाई है, ससुराल वालों के तज़किरे से ज़रा भी नहीं शर्माता। चलो अपने कमरे में जाओ, वरना मुंह पर फटकार बरसने लगेगी, तालूत ने कहा और एहसान हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। हम दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। तालूत ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। क्या ख्याल है? उसने मुतफक्राना अंदाज में मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? नवाब की हालत ठीक नहीं, शमशेर से मामला ख़त्म हो गया। अब नवाब की अपनी इज्जत की पड़ गई है। ऐसा ना हो कि ज़हनी इंतशार में वो कोई गलत कदम उठा बैठे। हमने भी सिर्फ वादा ही किया है। हाँ ये तो है। बहरहाल मैंने उससे 1 घंटे की मोहलत ले ही ली है। मेरा ख्याल है कि अब वक़्त बर्बाद करना बेसूद है, उसका काम ख़त्म कर लिया जाए, तालूत ने कहा और फिर बाएं से मतरुख करके आवाज़ दी। रासम और पुरइसरार गुलाम हाज़िर हो गया। कागजात ले आए? हाज़िर हैं शहज़ादा हजूर। रासम ने एक संदली बक्स तालूत के सामने रख दिया। तुम्हें यकीन है कि ये कागजात मुकम्मल हैं? इनके अलावा तो कुछ और नहीं रह गया? कोई भी ऐसा निशान जिसे अंदाज़ा हो कि नवाब जलालुद्दीन किसी भी तरह अलवरा के मकरूज हैं? बिल्कुल नहीं आका, अब अलवरा में कुछ नहीं रह गया, रासम ने जवाब दिया। ठीक है रासम, अब हमें इस रकम की ज़रूरत है जो नवाब जलालुद्दीन पर निकलती है, उसे करेंसी की शक्ल में यहाँ ढेर कर दो। जो शकम शहज़ादा हजूर। रासम ने गर्दन झुकाई और फिर वो निगाहों से गायब हो गया। तालूत मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था और मैं दम बखुद था। मुझे तालूत पर रश्क आ रहा था। कैसा साहब इख्तियार है ये शख्स, दुनिया की ज़रूरतें उसके लिए किस कदर आसान हैं। काश मेरी दुनिया के लोग भी इस तरह मुतमिन होते। काश ये ज़िंदगी उनके लिए इस कदर खटन ना होती। तब ये दुनिया एक खूबसूरत फूल की मानद होती, एक महकता हुआ फूल। तो शहज़ादा साइम, हम नवाब साहब के पास चलें? चलो, लेकिन क्या हम ये कागजात देखें? ना देखना बेहतर है। किसी के राज़ों से वाकिफ़ होने से क्या फ़ायदा। ठीक है चलो, मैंने कहा। तालूत ने कागजात का मुतकफ़र संदूक बगल में दबाया और मेरे साथ बाहर निकल आया। हम दोनों नवाब साहब के कमरे की तरफ चल पड़े और थोड़ी देर के बाद हम उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। बेगम नवाब ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, गालों पर आंसुओं की लकीरें नुमायाँ थीं, जिन्हें शायद उन्होंने जल्दी में पूंजा था। हम दोनों को देखकर वो झटकी, लेकिन ये हकीकत है कि उन लोगों ने हमारे खलूस पर पूरा भरोसा कर लिया था और हम अपनों ही की तरह भरोसा करते थे। बेगम नवाब साहब सिर्फ एक लम्हे उलझी और फिर रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, आओ मेरे बच्चों, उनकी हालत बहुत ख़राब है, तुम भी हमारा तमाशा देख लो। वो दरवाजे के करीब से हट गईं और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा बंद कर दें अम्मी हजूर, तालूत ने कहा और बेगम साहिबा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नवाब साहब एक मसहरी पर बेहाल पड़े थे। उनका सांस धूकनी की तरह चल रहा था। हम दोनों उनके करीब पहुंच गए। तालूत ने मुझे इशारा किया। वो मेरी कुव्वत तकरीर से आगाह था, चुनाचा मैं नवाब साहब की मसहरी की पट्टी पर बैठ गया। तो आपको अभी तक हमारे ऊपर यकीन नहीं आया नवाब साहब? मैंने संजीदगी से कहा। नवाब साहब ने डुबडुबाई आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये बात नहीं है बेटे, ये बात नहीं है, उन्होंने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। मैं आपसे कोई माजरत नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि आप इस कदर परेशान क्यों हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अब शमशेर यहाँ से चला गया, वो अलवरा जाकर असगरुद्दौला को पूरी तफसील बताएगा
असगरुद्दौला आपके कितने ही दोस्त सही, लेकिन वो बेटे की तरफदार होंगे और उसका इंतज़ाम लेने के लिए आपको परेशान करेंगे। यही बात है। नवाब साहब ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, बराह करम उठकर बैठिए अम्मी हजूर, आप भी तशरीफ़ रखिए। इत्तफाक से आप यहाँ मौजूद हैं और आप इसी कदर परेशान होंगे जिस कदर नवाब साहब। आप हमसे जुदा नहीं नवाब साहब। क्या अम्मी हजूर भी हमारी पेशकश से वाकिफ़ हैं? हाँ, ये मेरी परेशानी में बराबर की शरीक हैं, नवाब साहब ने कहा और सहारा लेकर उठ गए। तो नवाब साहब, ये वो संदूकचा है जिसमें आपके वो कागजात मौजूद हैं जिनमें आप पर कर्ज की तफसील है। नवाब साहब उछल पड़े, ये तुम्हें कहाँ से मिला? उन्होंने झपट कर संदूकचा अपने कब्जे में कर लिया। मंगवाया गया है, बराह करम इसकी तफसील ना मालूम करें। क्या आप इसे पहचानते हैं? बखूबी, असगरुद्दौला ने इसमें ही मेरे कागजात रखे थे, तब बराह करम आप इसे खोल कर देख लें, तालूत ने कहा और फिर उसने चुटकी से संदूकचे का ताला खोला। नवाब जलालुद्दीन ने बेसब्री से संदूकचा खोला और उसमें से एक एक दस्तावेज निकाल कर देखने लगे। उनकी हालत पागलों की मानद थी, होंठ खुश्क थे और वो आंखें मल मल कर कागज़ों को पूरी मजबूती से पकड़ पकड़ कर यकीन कर रहे थे कि ये उन्हीं के कागजात हैं। खुद बेगम नवाब भी फटी फटी आंखों से उन कागजात को देख रही थी। नवाब साहब की हालत एतदाल पर आती जा रही थी। इस वक्त वो अपनी हसीयत भूल गए और बच्चों की तरह खुश नज़र आने लगे। हम दोनों खामोशी से उन्हें देखते रहे और फिर नवाब साहब ने आखिरी कागज़ भी देख लिया। उसके बाद वो हमारी तरफ मतवज्जा होकर बोले, ये कहाँ से आ गया? खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही, ये कागजात कहाँ से आ गए? इनके अलावा और कुछ भी है असगरुद्दौला के पास? तालूत ने उनकी बात का जवाब दिए बगैर पूछा। कुछ भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है। मेरी हैसियत इन्हीं कागजात में पोशीदा थी। अगर असगरुद्दौला कभी आप पर हरफ ज़नी करता तो इन्हीं कागजात के ज़रिए ना। हाँ, अब तो उसके पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं। तब बराह करम इन्हें मुझे दे दीजिए, तालूत ने कहा और नवाब साहब ने संदूकचा तालूत के हाथ में पकड़ा दिया। तालूत उसे लिए आतिशदान के नज़दीक पहुंच गया और फिर उसने पूरा संदूकचा आतिशदान में डाल दिया। नवाब साहब के चेहरे पर सुर्खी आ गई, उनकी आंखें सच्चे मोतियों की मानद चमकने लगीं। वो वफूर मसरत से हाथ मल रहे थे। जब संदूकचा और कागजात जलकर राख हो गया तो उन्होंने मसरत भरे लहजे में कहा, खुदा के लिए अब तो बता दो, ये कहाँ से आया? ये हमारी अपनी कोशिश थी नवाब साहब। असगरुद्दौला के ख़जाने से ये संदूकचा हमने चालाकी से मंगवा लिया। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यकीनन कानूनी तौर पर यह बात ख़त्म हो चुकी कि जलालाबाद पर अलवरा का कर्ज है, लेकिन आपके ताल्लुकात भी हैं, दोस्ती भी है। शमशीर इस काबिल नहीं था कि आप सीमी का हाथ उसके हाथ में देते, चुनाचा आपने उसे ठुकरा दिया। आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अब असगरुद्दौला बेटे की इज्जत से कितना ही सीख पाओ, आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी वो किसी से ये कहने के काबिल नहीं कि आप पर कुछ है। यकीनन, नवाब साहब खुशी से बोले। ताहम आप एक नेक इंसान हैं। अगर असगरुद्दौला को अकल आ जाती है, वो सिर्फ शरीफाना तौर से आपसे अपनी रकम का मुतालबा करते हैं तो आप उन्हें शरीफाना तौर पर उनकी रकम वापस कर दें। उसका इंतज़ाम भी हो चुका है। बराह करम मेरे साथ कमरे तक चलिए। और नवाब साहब जल्दी से खड़े हो गए। बेबस इंसान तमाम नवाबी भूल गया। मैंने दिल में सोचा, वरना क्या क्रोफर थे और उसकी कीमत सीमी थी। एक हसीन, नेक और मासूम लड़की। नवाब साहब और बेगम नवाब हमारे कमरे में आ गए। एहसान हस्बे मामूल कमरे में था और कमरे में लकड़ी के संदूकचों का अजाफा नज़र आ रहा था। गोया रासम अपना काम कर चुका था। आप ये रकम किसी शक्ल में अदा करना पसंद करेंगे नवाब साहब? तालूत ने पूछा। किसी भी शक्ल में, मेरा ख्याल है करेंसी मुनासिब रहेगी। पूरी रकम किस कदर बनती है? गालबन 9 करोड़। नवाब साहब की आवाज़ में लर्ज़श थी। तालूत ने आगे बढ़कर संदूकचों के ढकने उठा दिए। करेंसी नोट संदूकचों में चुने हुए थे। नवाब साहब ने आंखें बंद कर लीं। बेगम नवाब ने भी दिल पर हाथ रख लिया। तो नवाब साहब, आप ये रकम असगरुद्दौला को दे दें। तफरीहन उनके कागजात भी तलब करें। अगर वो शर्मिंदा हो तो कह दें कि बहरहाल वो आपके दोस्त हैं। कागजात वो खुद ज़ाया कर दें। ये उनके रवैये पर है।
براہ करम इन संदूकों को अपने खजाने में पहुंचा दें। मगर मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इस अनायत का बदल कैसे दे सकता हूं? मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? आप हमसे एक वादा कर चुके हैं नवाब साहब। हाँ, वो वादा अपनी जगह। तुम्हारे कहने से मैं सीमी का हाथ किसी के हाथ में भी दे सकता था हसाम, मगर मेरा मतलब है एहसान तो चीज़ ही दूसरी है। लेकिन इसके बावजूद मैं उस वादे की बात नहीं कर रहा नवाब साहब। सीमी जैसी प्यारी बहन के लिए तो कायनात की सारी दौलत भी कम है। मैं उस वादे की बात कर रहा हूँ जो आपने हमें बेटा समझने का किया था। मेरे खुदा, अगर तूने आसमान से ये फरिश्ते भेजे हैं तो मैं तेरी सना कैसे करूं? नवाब साहब की आवाज़ रुंध गई। वो ज़ारो कतार रोने लगे। बेगम नवाब ने भी दुपट्टा आंखों पर रख लिया। तालूत परेशान निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उन दोनों को खामोश करूं। तब नवाब साहब ने दोनों हाथ फैलाए और हमें अपने बाजुओं में भींच लिया। खुदा खुदा करके नवाब साहब और बेगम नवाब एतदाल पर आए। इंतहाई खुफिया तरीके से संदूक खजाने में पहुंचा दिए गए। उस रोज़ शाम की चाय पर मज़ा आ गया। दिलों पर से बोझ हट गए थे। नवाब साहब चहक रहे थे और तो उन बेगम नवाब भी बात बात पर हंस रही थी। उन दोनों को खुश देखकर सीमी भी खुश थी। अलबत्ता कभी कभी उसकी आंखों में उलझन तैरने लगती। नुसरत और रूही एहसान को देख रही थी जो बाकायदा शर्माने की कोशिश कर रहा था। भाई बेगम, नवाब साहब ने बेगम नवाब को मुखातब किया। जी, बहुत दिनों से इस घर में कोई तकरीब नहीं हुई। मेरा ख्याल है अब कुछ होना चाहिए। सीमी की सालगिरह भी करीब है चचा नवाब। नुसरत बोल पड़ी। हाँ, अरे कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ एक हफ्ता। कमाल है, और हमारे इल्म में ये बात भी नहीं लाई गई। नवाब साहब बोले। जिस तरह ये सालगिरह होती है वो इंतजामात तो हो रहे हैं, बेगम नवाब ने कहा। नहीं भाई, ये बात अच्छी बात हुई। इस बार हम इस सालगिरह को एक यादगार हसीयत देंगे। हमें इसमें कुछ और भी ऐलानात करने हैं। वो क्या चचा नवाब? इस बार रूही ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। हाँ, उनमें से एक तो ये समझ लो कि इस वलायती रीछ के फरार का ऐलान भी किया जाएगा और बता दिया जाएगा कि उसकी असल जगह चिड़ियाघर थी। वो गलती से यहाँ घुस आया था। मेरी मुराद शमशेर से है। रूही, नुसरत और सीमी तीनों मुंह फाड़ कर रह गईं। बाकी प्रोग्राम सीगा राज में हैं। नवाब साहब खुशी के आलम में बोले। बेगम नवाब भी मुस्कुरा रही थीं। उनकी प्यार भरी नज़रें बार बार एहसान पर पड़ रही थीं और एहसान उसे महसूस करके बेवकूफ़ों की तरह शर्मा रहा था। चुनाचा ये दिलचस्प शाम कहकों में गुजर गई। फिर रात आई और खाने पर कहके उबलते रहे। खाने ही की मेज़ पर तालूत ने एक और चक्कर चला दिया। उसने नवाब साहब को मुखातब करते हुए कहा, शहजादा हसाम को जलालाबाद कुछ इस कदर पसंद आया है नवाब साहब कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद ये उसे छोड़ने पर रिदामंद नहीं हैं। इनका ख्याल यहाँ मुस्तकिल आबाद होने का है। बहरहाल भाई की ज़िद है, इसलिए पूरी करनी है। इस सिलसिले में आपकी मदद भी दरकार है। ओ हाँ, कहो, मैं क्या कर सकता हूँ? नवाब साहब ने कहा। जलालाबाद के किसी खूबसूरत इलाके में इतनी ज़मीन दरकार है जहाँ हिसाम का झोंपड़ा बन जाए। मैं चाहता हूँ कि शादिया से मज़दूर बुलाकर जल्द अज जल्द ये मकान तामीर कर दिया जाए। मैं उसे शादिया की तर्ज पर ही तामीर कराना चाहता हूँ ताकि ये हमारी यादगार रहे। तो आप मुझे ये ज़मीन अनायत फरमा दें। पूरा जलालाबाद को चारों तरफ से देख लो। जो जगह पसंद आए वहाँ तामीर शुरू करा दो। मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, बस इजाज़त लेना थी, तालूत ने कहा और मैं उसे देखने लगा। तालूत संजीदा था और जाहिर है ये उसके लिए मुश्किल काम नहीं था। उसके बाद वो खामोश हो गया। काफ़ी देर तक महफिल में कहके गूंजते रहे। आज का रंग ही निराला था। सीमी भी बोल रही थी। बेगम साहिबा भी खुश थीं और नवाब जलालुद्दीन, उन्हें तो गोया नई जिंदगी मिल गई थी। तालूत ने कार संभाली और हम जूबी फाल की तरफ चल पड़े। जूबी फाल के नज़दीक पहुंचकर तालूत ने गाड़ी रोक दी और फिर वो मुझे मकान की तफसील बताने लगा। जो नक्शा उसने पेश किया था उसके बारे में गौर करके अंदाज़ा हो जाता था कि वो कैसा खूबसूरत मकान होगा। फिर उसने रासम को आवाज़ दी और रासम गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। तुम समझते हो रासम मैं क्या चाहता हूँ? गुलाब समझ गया आका, रासम ने जवाब दिया। बस तो सबसे पहले इस इलाके के गिर्द दीवारें खड़ी कर दो ताकि किसी को अंदर का हाल ना मालूम हो सके। इसके बाद काम दुरुस्त कर दो।
जो हुक्म आका। रासम ने बदस्तूर गर्दन झुकाते हुए कहा। और कोई खास बात? कोई खास बात नहीं आका, आपकी तलाश बदस्तूर जारी है। वैसे आला हजरत का ख्याल है कि आपको आज़ाद छोड़ दिया जाए, आप दुनिया देख लें और आपका दिल भर जाए तो खुद ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है ये अक्लमंदाना फैसला है। बहरहाल देखा जाएगा, तालूत ने कहा और फिर उसके इशारे पर रासम निगाहों से उजल हो गया। रासम ने अपना काम शुरू कर दिया। हर काम कायदे से हो रहा था। शायद इस गुफ्तगू के तीसरे दिन ही ज़ूबी फाल के एक अजीम शान इलाके में बुलंदो बाला दीवारें नजर आने लगी, जिनकी दूसरी तरफ का हाल किसी को मालूम नहीं था। खुद नवाब साहब को भी उनके बारे में मालूम हो चुका था। उन्होंने शादिया के मजदूरों को और उनके तरीका तामीर को देखना चाहा था, लेकिन तालूत ने मुआज़रत कर ली और कहा कि ये उनका कौमी राज है, जिसे अफशा करने की सरकारी तौर पर इजाज़त नहीं। बहरहाल नवाब साहब तालूत को क्या मजबूर कर सकते थे। रोज़मर्रा की दिलचस्पियां जारी थी, लेकिन पांचवें दिन एक और दिलचस्प वाक़या हुआ। नवाब अस्करुद्दौला अचानक अलवरा से जलालाबाद पहुंच गए। उनके साथ 10-12 अफराद थे। उधेड़ उम्र का ये शख्स चेहरे से ही मकार मालूम होता था। वो जलालुद्दीन से उसी तरह गले मिला जैसे कोई बात ही ना हो। महल के दूसरे अफराद से भी वो बड़ी खुश अखलाकी से मिला, यहाँ तक कि उसने मुझसे, तालूत से और एहसान से भी गर्मजोशी से मुसाफा किया था और कहा था, वो मैं रियासत शादिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल किसी रियासत के नुमाइंदे उसके लोग ही हुआ करते हैं। आपके चेहरों से आपकी हसीयत का अंदाज़ा होता है। हमने उसका शुक्रिया अदा किया। रात को उन दोनों यानी नवाब साहब अस्करुद्दौला में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, और भला इस गुफ्तगू में हम दोनों शरीक क्यों ना होते। तालूत को उससे पूरी दिलचस्पी थी। हालांकि इस गुफ्तगू में बेगम नवाब तक को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन तालुक नजर ना आने वाली हालत में था और मैं भी शाह दाना के दोशाले में छुपा हुआ था। हम दोनों चालाकी से उस कमरे में घुस आए और एक गोशे में खामोश बैठे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अस्करुद्दौला एक आराम कुर्सी में दराज नवाब जलालुद्दीन को देख रहा था। जलाल, अस्करुद्दौला ने नवाब जलालुद्दीन को मुखातब किया, मुझे इल्म हो चुका है कि शमशेर ने यहाँ आकर तुम लोगों के सामने भी बदतमीजी का मुजाहरा किया। दरअसल जब वो वलायत से वापस आया और मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे दोस्त, मैं खुद परेशान हो गया था। उसने हमारी रवायात की धज्जियां उड़ा दी थी। मैं उसे यहाँ भेजने के हक में नहीं था, लेकिन औरत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी माँ उसमें कोई खामी नजर नहीं आई और उसने उसे यहाँ रवाना कर दिया। यकीन करो मेरे दोस्त, मैं खौफजदा था और वही हुआ। वो वापस पहुँच गया और जिस हाल में पहुँचा उससे बहरहाल एक बाप को तकलीफ होना फितरती अमर है। मैं शर्मिंदा हूँ अस्करुद्दौला, लेकिन उसकी इस हालत में मेरा कोई हाथ नहीं, नवाब जलालुद्दीन ने कहा। मुझे यकीन है, मुझे एतमाद है, लेकिन जलालुद्दीन पहले मैं तुमसे एक सवाल करूंगा। क्या इसकी बदतमीजी की वजह से तुमने उसे अपने बचपन के दोस्त असगर को भी दिल से निकाल दिया? ऐसी कोई बात नहीं अस्करुद्दौला, जलालुद्दीन बोले। मुझे यकीन था मेरे दोस्त, और इसीलिए मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। जलालुद्दीन, तुम जानते हो मेरी एक ही औलाद है। शमशीर से मेरी बहुत सी तवक्कात वाबस्ता हैं। वो वलायत के माहौल में ज़रूर रंग गया है, लेकिन कसूर उसका भी नहीं। हमने ही उसे वो माहौल दिया था, और हाँ, उसकी तरबियत का कोई बंदोबस्त भी नहीं किया था। हमें चाहिए था कि ऐसे चंद लोगों को उसके साथ रखते जो उसे हमारे इक़्तिदार का एहसास दिलाए रखते और उसे अलवरा याद रहता। लेकिन तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि शमशीर हमेशा का ख़राब नहीं है। माहौल के उसे वक्ती असर ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। अब उसे हमारी शफ़क़त की ज़रूरत है। हम उसे संभाल सकते हैं जलालुद्दीन, और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर आयद नहीं होती, तुम भी उसके पाबंद हो। जलालुद्दीन तीखी निगाहों से अस्करुद्दौला को देखने लगे, लेकिन अस्करुद्दौला के चेहरे की मकारी कुछ और बढ़ गई, क्योंकि तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल भी उसी से वाबस्ता है। अगर वो यहाँ से भी बददिल हो गया तो बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। अस्करुद्दौला कारोबारी गुफ्तगू पर आया। पेचीदगियों से आपकी क्या मुराद है? नवाब साहब के लहजे में एतमाद था। तुम उन्हें समझते हो जलालुद्दीन, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो? हमारे तुम्हारे माबैन एक समझौता हुआ था।
जब तुम्हारे ऊपर माली मुश्किलात का दबाव पड़ गया तो मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन ये अमदाद मशरूत थी, यानी तुम जलालाबाद की तमाम तर हसीयत अपनी बेटी सीमी को दे दोगे। बज़ाहिर वो जहेज होगा, लेकिन दरअसल हमारी दोस्ती भी है, इसलिए मैं ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहता जो इस दोस्ती में रखना अंदाज हो। तुम बकवास करते हो असगरुद्दौला, मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं मानी थी। नवाब साहब बिगड़ गए। अल्फाज दूसरे थे लेकिन मफहूम। क्या तुम इससे इनकार करोगे? असगरुद्दौला ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन असगरुद्दौला, शमशेर अब इस मेयार के इंतहाई दर्जे से गिर गया है जो मैं अपनी बेटी के शोहर के लिए मुतय्यन कर चुका हूँ। मैं और मेरी बेटी उसे किसी तौर कबूल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा जलालुद्दीन, ये तो खुशी के सौदे हैं। शमशेर अब खुद इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ असगरुद्दौला तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए तैयार हूँ, जलालुद्दीन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। और असगरुद्दौला उछल पड़ा। क्या मतलब? यानी कि क्या मतलब? मैंने जो कुछ कहा है उसका वही मतलब है असगरुद्दौला। क्या कर्ज के कागजात तुम अपने साथ लाए हो? कागजात? मगर उनकी क्या जरूरत थी? असगरुद्दौला किसी कदर बुखला गया था। उसका ख्याल था कि उसके सख्त रवैये से जलालुद्दीन उसके कदमों में आ गिरेगा, लेकिन जलालुद्दीन के तो तेवर ही दूसरे थे। रही कागजात की बात तो नामुमकिन था कि असगरुद्दौला जैसे छछोरे आदमी ने बगैर कागजात का जायजा लिए यहाँ आने की कोशिश की हो, और उसे मालूम हो चुका था कि कागजात अब उसके कब्जे में नहीं है। क्यों? अगर मैं शमशीरुद्दौला से सीमी की शादी ना करूं तो क्या तुम अपना कर्ज वसूल नहीं करोगे? नवाब साहब बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोले। कर्ज एक अलग हसीयत रखता है जलालुद्दीन, हमारी दोस्ती भी तो है। सोच लो असगरुद्दौला, क्या कह रहे हो? पहली बात दुरुस्त थी, या अब जो कह रहे हो वो दुरुस्त है? अभी चंद मिनट कबल ही तुम शर्त का तज़किरा कर चुके हो। और असगरुद्दौला को पसीने छूट गए। वो होंकों की तरह जलालुद्दीन की शक्ल देख रहा था, लेकिन फिर वो जल्द ही संभल गया और नए पैंतरे बदलने लगा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम मेरी एक बात का जवाब दो जलालुद्दीन, खूब सोच समझ कर। मैं हाजिर हूँ असगरुद्दौला। क्या तुम किसी भी हैसियत में शमशेर को दामाद नहीं बना सकते? इस छछोरे और जलील लड़के को अब जलालाबाद में कदम रखने की इजाज़त भी नहीं दे सकता। आप दामाद बनाने की बात कर रहे हो, इसके अंजाम से वाकिफ होना चाहता हूँ, जलालुद्दीन जहरीले लहजे में बोला। मैं तुमसे अपनी रकम का मुतालबा करूँगा और उसका तखमीना 9 करोड़ तक पहुँचता है। मुझे इल्म है, क्या तुम अदा कर सकोगे? तुम मुतालबा करो, उसके बाद सोचूंगा, जलालुद्दीन ने कहा। क्या मतलब? असगरुद्दौला के असाब फिर जवाब देने लगे। मैं यही मालूम करना चाहता हूँ असगरुद्दौला, क्या तुम कर्ज के कागजात साथ लाए हो? अगर लाए हो तो हिसाब करो और अपनी रकम ले लो। शमशीर का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर कागजात नहीं लाए हो तो मंगवा लो या वहाँ जाकर भेज दो। असगरुद्दौला का सांस फूल रहा था, उसकी हालत बिगड़ गई। फिर उसने डूबी हुई आवाज़ में कहा, जलालुद्दीन, कागजात कहीं गुम हो गए हैं, वो अब मेरे पास नहीं रहे। कागजात की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारा कर्ज कैसे अदा कर सकता हूँ असगरुद्दौला? नवाब जलालुद्दीन बोले। मैं बर्बाद हो जाऊंगा जलालुद्दीन, मैं खुदकुशी कर लूँगा। खुद अलवरा की माली हालत ज़्यादा दुरुस्त नहीं। मैंने जलालाबाद के भरोसे पर बहुत से कर्जे ले रखे हैं, अलवरा बिक जाएगा, असगरुद्दौला ने कांपते हुए कहा। ऐसी सूरत में तुम मेरी दोस्ती आजमा सकते हो असगरुद्दौला। शमशीर अगर फितरतन ठीक होता तो मैं खुशी से सीमी को उसके हवाले कर देता, लेकिन वो रास्ते से भटक चुका है। मेरी दुआ है कि वो सही रास्ते पर आ जाए और तुम्हारे दिल की ठंडक बने। रही उस कर्ज की बात जो मैंने तुमसे लिया है, तो कागजात की गैर मौजूदगी में भी उसे अदा करने को तैयार हूँ, तुम उसे लेकर जा सकते हो। असगरुद्दौला ने गर्दन झुका दी। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। और दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद असगरुद्दौला रवाना हो गया। नोटों से भरे हुए बक्स वो अपने साथ ले गया था और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। नवाब जलालुद्दीन गोया फिर से जवान हो गए थे। उनके चेहरे की चंद झुर्रियां बिल्कुल गायब हो गईं। यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब सीमी की सालगिरह थी। सालगिरह का एहतमाम शानदार किया गया था। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। पूरा जलालाबाद मधु था। हम लोग भी अच्छी तरह सजे बने हुए थे। सालगिरह की तकरीबात शुरू हो गईं और इंतहाई शानदार पैमाने पर अंजाम पा गईं। शहर भर की दावत का बंदोबस्त किया गया था।
यहाँ तक कि आम मेहमान रुखसत हो गए। चंद मखसूस दोस्तों को नवाब जलालुद्दीन ने रोक लिया। उनकी बेगमात भी मौजूद थी। तब जलालुद्दीन ने खड़े होकर कहा, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस तकरीब सईद में एक और अहम तकरीब का इजाफा किया गया है। वो ये तकरीब बेहद अहम है, लेकिन इसका इंतज़ाम नहायत सादगी से किया गया है। शहजादा साइम, शहजादा आदल से आप लोग वाकिफ़ हैं। ये इनके दोस्त एहसान हैं। इन दोनों शहजादगान की दरख्वास्त पर मैंने एहसान मियाँ के साथ सीमी का रिश्ता मंजूर कर लिया है। चुनांचे मेरी तरफ से एहसान मियाँ को मंगनी की अंगूठी पहनाई जाएगी। नुसरत, मंगनी की रस्म अदा करो। नवाब साहब ने कहा और मैं चौंक कर तालूत की तरफ देखा। मैंने पहले ही कह दिया था, तालूत आहिस्ता से बोला। लेकिन फिक्र मत करो, अंगूठी मेरी जेब में मौजूद है, तालूत ने जवाब दिया। नुसरत ने एहसान को अंगूठी पहना दी। सीमी का चेहरा गुलनार हो गया था और एहसान का सांस भी फूला हुआ था। मेहमानों की जानब से मुबारकबाद की आवाज़ें उभरी। तब नवाब साहब फिर बोले, और ये दूसरी अंगूठी खुद शहजादा आदल एहसान मियाँ की तरफ से अपने होने वाली भावज को पहनाएंगे। नवाब साहब ने दूसरी अंगूठी सोने की तश्तरी में रखकर तालूत को पेश की और तालूत अपनी जगह से उठ गया। उसने पहले नवाब साहब की दी हुई अंगूठी सीमी को पहनाई, फिर अपनी जेब से एक अजीबोगरीब पत्थर की अंगूठी निकालकर उसे भी सीमी की उंगली में डाल दिया। इस पत्थर से हिफ्त रंग की शुआएं खारिज हो रही थी और अजीब कैफियत थी इस रोशनी की। उसे देखकर ज़हन सोने लगता था। नवाब साहब ने झुककर इस दूसरी अंगूठी को देखा और फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गए। बहरहाल मंगनी की रस्म भी अंजाम पा गई और मेहमान रुखसत होने लगे। आदल, मैं और एहसान नवाब साहब के साथ मिलकर मेहमानों को रुखसत कर रहे थे। आखिर में सिर्फ घर के लोग रह गए। नवाब साहब ने मेरे और आदल के कांधों पर हाथ रखा और एक तरफ ले गए। एक बात का मुझे एहसास हो रहा है आदल मियाँ। क्या नवाब साहब? दरअसल मंगनी का ख्याल मैंने सिर्फ अपने ज़हन तक महदूद रखा था। मेरा ख्याल था कि मैं अचानक ऐलान करके सबको चौंका दूंगा। इसी ख्याल के तहत मैंने दोनों तरफ अंगूठियां खुद मुहैया कर ली थी। तुम्हें इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं हुआ? नहीं नवाब साहब, एतराज़ कैसा? मैं अगर खुद फौरी तौर पर मुहैया ना कर सकता तो आपसे कहता, आदल ने कहा। फिर तुमने वो दूसरी अंगूठी? वो दरअसल मैंने इसका फैसला अपने दिल में किया था। वो मेरी खुशी थी नवाब साहब। आप इसे किसी रद्द अमल का नतीजा ना समझे। मैं मुतमिन हो गया, नवाब साहब ने हंसते हुए कहा और फिर बोले, मगर भाई अजीब पत्थर है। उसे देखकर अजीब सा एहसास होता है जैसे नींद आ रही हो। नायाब है, संगे खिफ्ता कहलाता है, बड़ी खसूसियत का हामिल है। बहरहाल सीमी बहन के सामने इसकी कोई हकीकत नहीं। आदल ने सीमी के करीब आने पर कहा। सीमी शर्माई हुई निगाहों से उन्हें देख रही थी। उस रात देर तक निशस्त रही। सीमी और लड़कियां थोड़ी देर तक इस महफिल में शरीक रहीं और फिर लड़कियों को नींद आने लगी तो वो चली गई। नवाब साहब, तालूत और मैं बेगम नवाब बैठे बातें करते रहे। एहसान भी सोने के लिए चला गया। मकान की तामीर बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी नवाब साहब। हम लोगों को भी शादिया से निकले हुए तवील अरसा गुजर चुका है, इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि सीमी और एहसान की शादी की तारीख तय कर ली जाए और तैयारियां शुरू कर दी जाएं। मकान कब तक तमीर हो जाएगा? तुमने वहां हम सब का दाखला ही बंद कर दिया। नवाब साहब हंसते हुए बोले, बस इसका तर्ज तामीर अनोखा है। शादिया के मजदूर किसी और के लिए काम भी नहीं करते। मकान तामीर हो जाए, वहां जरूरी सामान मुहैया हो जाए, तब आप उसे देख सकेंगे। मजदूर खामोशी से वापस चले जाएंगे। अरे ये क्यों? बस नवाब साहब, शादिया के कुछ असूल अनोखे हैं जिन्हें हम भी नहीं बदल सकते, हालांकि बज़ाहिर वो बेमैनी हैं। नवाब साहब ने एक गहरी सांस ली। मुझे क्या सोचना, तुम लड़के और लड़की दोनों के वारिस हो, जो मुनासिब समझो करो। वैसे मकान कब तक मुकम्मल हो जाएगा? एक हफ्ते के अंदर अंदर। अरे, नवाब साहब का मुंह हैरत से खुल गया। जो मजदूर उसे तामीर कर रहे हैं उनकी तादाद आपके तसव्वुर से बाहर है, और ये सुनकर आपको मजीद हैरत होगी कि अब सिर्फ उसका रंगो रोगन और नक्शो निगार बाकी हैं। बाकी किसी तरह जहन में नहीं आ रही। अभी दिन ही कितने हुए हैं। इतने दिन में तो एक मामूली मकान भी, खवा वो कितने ही मजदूर तामीर करें, मुश्किल से तैयार होता है। मकान तो वो भी मामूली ही है। बहरसूरत मुकम्मल हो जाए तो आप खुद देख लें। यूं भी शादिया हैरतों की सरजमीन है, तालूत ने जवाब दिया और नवाब साहब खामोश हो गए। बहरसूरत हमारी ख्वाहिश है नवाब साहब कि 15 दिन के अंदर अंदर हम अपने कामों से फारग हो जाएं।
भाई मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाज नहीं हूँगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे चले जाने के बाद क्या होगा। तुम तो हमारी ज़िंदगी का एक जुज़ू बन गए हो। हम एहसान को अपनी निशानी के तौर पर छोड़ जाएंगे नवाब साहब, और बहरहाल फिर मुलाकात होती रहेगी, तालूत ने कहा। काफ़ी देर की नशस्त के बाद ये महफिल भी बर्खास्त हुई। दरमियान के दिन बहुत दिलचस्प रहे। तालूत का अल्टीमेटम उन लोगों को मिल गया। चुनाचा शादी की ज़बरदस्त तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे महल में जगमगाहटें रक्सा थीं। दावतनामे दूर दूर तक जारी कर दिए गए और एक तारीख का तयन भी हो गया। तालूत की शरारतें भी अरूज पर थीं। जूबी फाल के गिर्द तामीर होने वाली दीवार एक दिन अचानक गायब हो गई। उस दिन तालूत तनहा मुझे लेकर वहां गया और हसीन आबशार के बाएं सिमत एक चमकदार इमारत देखकर मेरा हल्क खुश्क हो गया। चांदी की तरह चमकती हुई ये इमारत कदीम जदीद तर्ज तामीर का एक हसीन नमूना थी, जिसकी मिसाल रोए ज़मीन पर खाली ही होगी। उसे देखकर जहन पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी। हमारी कार इमारत के दरवाजे पर रुक गई। पूरी इमारत खाली थी, एक भी मुतनफ़्फ़िस मौजूद नहीं था। लेकिन खुद कार दरवाज़ा ना जाने कौन से मैग्नियम के तहत खुल गया और कार अंदर दाखिल हो गई। दूर सब्जा लगा हुआ था। तालूत ने अकल से काम लिया था, वरना यहाँ तो दरख्त भी नजर आ सकते थे जो फलों से लदे होते और फूल भी खिले होते। लेकिन फिर इंसानी अकल उसे हकीकत तस्लीम करने से इनकार कर देती और शायद लोग खौफ से इधर का रुख भी ना करते। इसलिए उसने सिर्फ पौधे लगवाने पर ही इक्तफा की थी। पोर्टिको के बाद हसीन टाइलों का एक बहुत बड़ा चबूतरा था, जिसके बाद सदर दरवाज़ा शुरू होता था और यहाँ भी वही खुद कार मैग्नियम था। और फिर सदर दरवाजे के बाद पुराने तर्ज का एक हाल, जहाँ सोने चांदी के फानूस लटके हुए थे। आले पाए के कालीन से फर्श ढका हुआ था। दरवाजों में सोने चांदी की खूबसूरत कीलें लगी हुई थी। पूरी इमारत देखने के लिए तो पूरा दिन दरकार था। जो कुछ देखा था उसे देखकर ही अकल दंग रह गई। उस महल की जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, हालांकि मैं उसका दोस्त था। ऐसा दोस्त जिसके मशरे पर वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन ना जाने कुदरत ने क्यों मेरे दिल को भी एक सब्र दिया था। मुझे सैर चश्मी अता कर दी गई थी। मैंने एक बार भी न सोचा कि काश ये सब कुछ मेरे लिए होता। क्या ख्याल है आरफ, किसी चीज की कमी महसूस होती है? तालूत ने पूछा। नहीं, मैंने घुटी हुई आवाज में कहा। मेरा ख्याल है इसे कुछ दौलत भी दे देंगे ताकि वो पुरसकून जिंदगी गुजार सके। यार वो बहुत अजीम इंसान है। मायूसी के आलम में भी उसने लड़की से फायदा उठाना मुनासिब नहीं समझा, और वो लड़की वालदैन के वकार के लिए उसने उसे जिंदगी भर के लिए कबूल कर लिया, जिसके साये से भी उसे नफरत थी। मैं उन दोनों से ही बेहद मुतासर हूँ। बस नवाब साहब को भी महल दिखा देंगे। यहाँ के लिए बहुत से मुलाजमों की ज़रूरत होगी। नवाब साहब ही मुलाजम मुहैया करेंगे। मेरे ख्याल में 2-1 दिन में उसका बंदोबस्त हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने खुद को संभाल कर जवाब दिया और फिर हम दोनों वहाँ से चले आए। उसी शाम नवाब साहब ने भी तालूत की दावत पर महल देखा और उन पर सख्ता तारी हो गया। एहसान भी साथ था। उन दोनों की जो हालत हुई उसकी तफसील तवील है। मुझे खतरा था कि वो जहनी तवाज़न ना खो बैठे। खुद नवाब साहब का आलीशान महल उसके सामने एक झोंकड़ा मालूम हुआ। क्या शादिया के मजदूर वापस जा चुके हैं? नवाब साहब ने पागलों की तरह पूछा। आखिरी आदमी भी रवाना हो गया। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है, एक ख्वाब की तरह। न जाने ये ख्वाब है या हकीकत। हमें यहाँ के लिए मुलाजमों की ज़रूरत है नवाब साहब। इसका बंदोबस्त आप ही करेंगे। मैं आपको मुलाजमों की फहरिस्त दे दूंगा। बराह करम इस सिलसिले में हमारी मदद करें। तालूत ने उनकी बात सुनी अनसुनी करके कहा। ठीक है, मैं कर दूंगा। फिलहाल कम अज कम दरबानी के लिए महल से ही कुछ लोगों को भेज दें। यही ठीक है, नवाब साहब ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और हम फिर वहां से चल पड़े। एहसान ने उस रात भी काफी गड़बड़ की थी। उसने रो रो कर तालूत के और मेरे पांव पकड़ लिए थे और कहा था कि वो इन तमाम चीजों के काबिल नहीं। हमने उस मामूली से इंसान पर वो एहसानात किए थे कि वो जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारे एहसानों का बोझ उतारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। बेमुश्किल तमाम हमने उसे समझा बुझाकर खामोश कराया था। अलगर्ज दिन रात बड़ी तेजी से गुजरते गए, यहाँ तक कि शादी का दिन आ गया। उस दिन के लिए तालूत ने रासम को खास लिबास लाने की हदायत की। इसके अलावा दुल्हन के लिए मलबूसात और जेवरात वगैरह की जिम्मेदारी भी रासम पर डाल दी गई, और रासम की पसंद बहरहाल इंतहाई मुतमिन कुन थी। शादी हुई और ऐसी हुई कि जलालाबाद अंगशे बदा रह गए। हर रस्म उसी अंदाज में हुई जैसे राइज थी।
तालूत ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दुल्हन रुखसत होकर महल में आ गई। सब पर सहर की सी कैफियत तारी थी। और फिर दुल्हा दुल्हन जिस वक्त खिलवत में गए तो तालूत ने मेरे कोहनी मार कर कहा, क्या ख्याल है आरफ, क्या मतलब? देखें ये लोग किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। ला हौला वला कुव्वा, इंतहाई लगू जिन हो तुम। सीमी को बहन कहा है और उनकी इजला अरूसी में भी घुसोगे? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, बस देखना था कि इन तमाम चीज़ों के बारे में उनकी क्या राय है। तालूत ने झींपते हुए कहा। हम दोनों भी थके हुए इसलिए एक कमरे में आराम करने लेट गए। तालूत अपनी मसहरी पर करवटें बदल रहा था। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। फिर इस बात के 5वें दिन हमने नवाब साहब के नाम एक ख़त लिखा जिसकी तहरीर यूँ थी, मोहतरम नवाब साहब, हमारी रवानगी आपके लिए हैरान कुन ज़रूर होगी, लेकिन बाकायदा रुखसत होना हमारे बस की बात नहीं। हम जा रहे हैं। ये सुनकर शायद आपको दुख हो कि रियासत शादिया का रोए ज़मीन पर कोई वजूद नहीं है। हम क्या हैं, इसे सीगा राज में ही रहना चाहिए। आपकी दुनिया के एक एक गोशे को छान मारेंगे तब भी आपको हमारा सुराग ना लगेगा। लेकिन इससे ये नतीजा भी ना अखज़ करें कि हम फरिश्ते थे। हम इसी जहां के गुनहगार हैं। आप जैसे पुरमोहब्बत लोगों के खलूस के इवज़ हमने जो कुछ किया वो आपकी मोहब्बत का बदल नहीं है। खलूस मोहब्बत की कीमत तो सारे जहान के ख़जाने भी नहीं। चुनाचा ये बात भूल जाएं कि हमने आपको कुछ दिया। एहसान एक नेक इंसान है, उसका ख्याल रखें। सीमी एक प्यारी बहन है, उसकी मोहब्बत के सामने सब कुछ हीच है। रूही और नुसरत को आदाब कह दें और बता दें कि हम किसी काबिल नहीं थे। बेगम साहिबा माँ की हैसियत रखते हैं, उन्हें भी तसल्ली दें। आदाब, आपके खादम साइम और आदल। तालूत ने यह ख़त सुनकर गर्दन हिला दी। वैसे भी किसी कदर मखमूम था। मैंने ख़त बंद करके एक लिफाफे में रख दिया और फिर हम सो गए। दूसरे दिन रेस की तैयारियां थी। नवाब साहब अस्तबल की निगरानी कर रहे थे। हमारे नए घोड़ों को देखकर वो चौंक पड़े थे। बहरहाल मैंने उन्हें बताया कि ये घोड़े भी रेस में दौड़ेंगे और मैं और आदल इन पर सवारी करेंगे। नवाब साहब पसंदीदगी की निगाहों से घोड़ों को देख रहे थे। दिन को 10 बजे मैंने बुआ को बुलाया और लिफाफा उन्हें देते हुए कहा, बुआ, मुमकिन है हमें वापसी पर याद ना रहे, ये लिफाफा शाम को तुम नवाब साहब को दे देना। और मासूम बुआ ने गर्दन हिलाकर लिफाफा रख लिया। रेस कोर्स में जलालाबाद की पूरी खलकत सिमट आई थी। एहसान और सीमी भी थे, नवाब साहब और दूसरे लोग भी। हम दोनों पूरी तरह तैयार थे। 3 रेसें हो गईं। घोड़े अव्वल, दोइम और सोइम आते रहे। चौथी रेस पर हमारे घोड़े शामिल हुए। हम दोनों जाकी के लिबास में ट्रैक पर आ गए और रेस शुरू हो गई। हम घोड़े लेकर चल पड़े, लेकिन जब स्टार्ट पॉइंट से घोड़े छूटे तो हमारे घोड़ों का रुख बदल गया। हम मुखालिफ सीमा चल पड़े। नवाब साहब और दूसरे लोग दूरबीन से हमारे घोड़ों को देख रहे थे, लेकिन अब हम उन्हें भूल चुके थे। हमारे तूफानी घोड़े जलालाबाद से बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ रहे थे और हमारे जहन साकत थे। घोड़े दौड़ते रहे और उनकी रफ्तार न जाने क्या थी। देखते ही देखते जलालाबाद के आसार निगाहों से गायब हो गए। हमें खतरा था कि नवाब साहब हमारी तलाश कराएंगे, चुनाचा हम रुकने का इरादा नहीं रखते थे। फिर हम इतनी दूर निकल गए कि दूसरे घोड़े एक दिन में भी वो फैसला तय ना कर सके। पहाड़ी इलाका था, चारों तरफ भूरी चट्टानें बिखरी हुई थी। एक ऊंची चट्टान जो साइबान की तरह फैली हुई थी, उसके नीचे हमने घोड़े रोक दिए और तालूत घोड़े से उतर आया। उसके चेहरे पर मजमल सी मुस्कुराहट थी। कैसी रही? उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी घोड़े से नीचे उतर आया। बहुत उम्दा। हाँ यार, कब तक इन लोगों पर मुसल्लत रहते? बुआ उन्हें खत दे देंगी, चंद रोज़ वो परेशान रहेंगे और फिर भूल जाएंगे। और हमें भी दिल से ये सब कुछ निकाल देना चाहिए। अभी तो दुनिया बहुत वसी है, न जाने कितने ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा जो दिल के करीब आएंगे। दुरुस्त कहते हो, मैंने गर्दन हिला दी। बैठो, भूख लग रही है? तालूत ने चट्टान से कमर टिकाकर बैठते हुए बोला। नहीं, भूख तो नहीं लग रही। बहुत उदास हो? तालूत मुस्कुराया। कुदरती बात है, छोड़ो, वो लोग मुतमिन हैं, हम भी मुतमिन हो जाएंगे। अब ये सोचो आइंदा क्या प्रोग्राम है। तुम्हारे 2 प्रोग्राम थे, मैंने उसे याद दिलाया। एक तो वो आज़ाद रियासतों की तरफ जाने का, और दूसरा वो जिसके बारे में तुमने कहा था, क्या नाम लिया था तुमने उसका? फिल्म इंडस्ट्री। हाँ यार, मुझे उसके बारे में तफसील से बताओ। तफसील तो मुझे भी नहीं मालूम,
बस एक मसनूई दुनिया है जहाँ की हर बात अनोखी, गम खुशी मोहब्बत सब कुछ मसनूई, उसे आर्ट का नाम दिया जाता है। अजनबी इसकी चमक व दमक से बहुत मुतासर होते हैं। जदीद नस्ल के नौजवान दिल की आरजू में धड़कते हैं, बड़े अनोखे किरदार मिलते हैं वहाँ। अरे तो फिर देर किस बात की आरफ, हाँ एक बात और है वो भी बता दो यार। यहाँ नवाबुद्दीन के महल में तो हर चीज तबर्क होकर रह गई। नुसरत और रूही दिल दोनों हाथों में लिए फिर रही थी, मगर हमारे लिए वो शजरे ममनुआ थी। हाँ तालूत, इस जहां में लाखों किरदार बिखरे हुए हैं, हर किस्म के लोग आसानी मिल जाते हैं। फिर ऐसे लोगों के दिल क्यों दुखाए जाएं जो गम ना आशना हों। ठीक है, मुझे तुमसे इत्तफाक है, तालूत ने जवाब दिया, और हम दोनों किसी सोच में डूब गए। फिर अब क्या प्रोग्राम है, चलेंगे? मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा मतलब है जहाँ चल सकते हो, लेकिन बस सूरत हाल ये है कि अभी हम पूरी बात भी नहीं कर पाए थे कि दूर से किसी कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी और हम चौंक पड़े। कोई आ रहा है। हाँ, कार की आवाज़ है, तालूत ने कहा और खड़ा हो गया। फिर उसने चट्टान पर चढ़कर देखा और फिर एकदम बोल पड़ा, आरफ मेरा ख्याल है ठन गई है, दो घोड़े सवार आपस में उलझ गए हैं। मैं भी चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ देखकर मैं हैरान रह गया। अभी हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ही बातें कर रहे थे और वही हमारे सामने आ गई। यकीनन ये कोई फिल्म यूनिट ही था जो शूटिंग पर आया हुआ था। एक बड़ी जीप पर कैमरा निस्ब था और सामने पहाड़ियों के दरमियान दो घोड़े तलवारबाजी कर रहे थे। उनमें एक स्याह रंग के चुस्त लिबास में था और दूसरा पुलिस की वर्दी में। तालूत में चीख पड़ा, चलें, लेकिन ये कार जो पर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों में बीच बचाव क्यों नहीं कराते? अरे ये शूटिंग हो रही है, मैंने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? वो तो तलवारबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब है फिल्म की शूटिंग हो रही है, यानी वही जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ कैसे आ गई? तालूत, अगर तुम फिल्म देख लेते तो ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती। दरअसल फिल्म में एक कहानी होती है जिसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। स्क्रीन पर पेश करने से पहले उनकी शूटिंग होती है, तब उसे मुकम्मल करके पर्दा सीमी पर पेश किया जाता है। बात अपनी खोपड़ी से बाहर है, लेकिन उन लोगों पर तुम्हारे देश का कानून लागू नहीं होता अगर उनमें से कोई मर जाए। कोई नहीं मरता, मैंने हंसते हुए कहा। अरे क्यों बकवास करते हो, देखो उसका काम हो गया। तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा और मुझे जोरदार हंसी आ गई। एक किरदार घोड़े से गिर पड़ा था। उस शॉट के साथ ही कैमरा शायद बंद हो गया। जीप से चंद लोग नीचे उतर आए और फिर वो फीते से जमीन नापने लगे। लड़ने वाले एक तरफ खड़े हो गए थे। ला हौल वला कुव्वा, न जाने क्या तमाशा हो रहा है, आओ इस तमाशे को करीब से देखें, मैंने कहा। लेकिन उसी वक्त तालूत ने मेरा शाना दबाया और मैं चौंक पड़ा। वो देखो, वह आहिस्ता से बोला, और मैंने देखा जीप से एक लड़की नीचे उतर रही थी। वो भी कॉस्ट्यूम पहने हुई थी। घोड़े से गिरने वाला फिर उसी तरह गिर पड़ा और स्याह लिबास वाला घोड़े पर सवार हो गया। जीप तैयार हो गई, कैमरा स्टार्ट हो गया, लड़की दरमियान में आ गई, क्लिप दिया गया और घोड़े सवार ने घोड़ा दौड़ाया और फिर उसने भागते हुए उस लड़की की कमर में हाथ डालकर उसे उठा लिया। घोड़ा दौड़ने लगा, लड़की चीख रही थी, बचाओ बचाओ। ओह गड़बड़ हो गई, इसकी ऐसी की तैसी मेरी मौजूदगी में लेकर निकल जाए और उससे कबल के मैं तालूत से कुछ कहता। उसने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे वो घोड़े की पुश्त पर था और तीसरे लम्हे घोड़ा तूफानी रफ्तार से स्याह लिबास वाले की तरफ दौड़ने लगा। जीप बदस्तूर दौड़ रही थी और कैमरा अपना काम कर रहा था। मैं भी जल्दी से चट्टान से नीचे आया और अपने घोड़े पर सवार होकर तालूत के पीछे दौड़ पड़ा। मरवा दिया उस बेवकूफ़ ने। तालूत घोड़े सवार के बराबर पहुंच चुका और फिर उसने घोड़े सवार की कमर में हाथ डाला और दूसरे हाथ से उसने लड़की को पकड़ लिया और फिर घोड़े सवार को घोड़े से नीचे फेंक दिया। मेरा सर चकराने लगा। अगर उसकी एक हाथ हड्डी अपनी जगह से खिसक गई होगी तो कबाड़ा ही हो जाएगा। लड़की अब तालूत के घोड़े पर थी और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जेब पर शोर होने लगा और फिर जीप तेज रफ्तारी से तालूत की तरफ बढ़ने लगी। मैंने अपना घोड़ा रोक लिया था, मैं भी करीब पहुंच रहा था। बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी, यकीनन उन लोगों से उलझना पड़ेगा। लड़की तालूत की गिरफ्त से निकलकर नीचे उतर गई। वो खौफजदा अंदाज में चीख रही थी और तालूत होंकों की तरह एक एक की शक्ल देख रहा था। जीप पर बैठे हुए तमाम लोग उतर पड़े थे। पकड़ लो, जाने ना पाओ, मारो, एक फटी हुई आवाज उभरी और 3-4 आदमी तालूत की तरफ दौड़े।
रुक जाओ, क्या बदतमीजी है, मैं धाड़ा और अब मेरी तरफ देखने लगे। कौन हो तुम लोग, ये क्या गड़बड़ थी? याद रखो हमारे पास पिस्तौल हैं, नीचे उतरने वालों में से एक ने कहा, और सचमुच उसने पिस्तौल निकाल लिया। मैं भी घोड़े से उतर पड़ा और फिर मैंने तालूत को इशारा किया। इस वक्त वो उसकी हालत काबिले दीद थी। उसके ख्याल में इन सब को उसका एहसान मंद होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टे उस पर बिगड़ रहे थे। सब कुछ गलतफहमी की बिना पर हुआ है दोस्तों, कोई गड़बड़ नहीं है। होशो हवास कायम रखो, वरना अगर राणा साहब को गुस्सा आ गया तो लेने के देरे पड़ जाएंगे, मैंने कहा। मगर ये मिस रोशीला को लेकर भाग रहे थे, एक आदमी ने एहतजाज किया। भाग नहीं रहे थे, बल्कि अपनी दास में उन्होंने उनकी जान बचाई थी। दरअसल राणा साहब को अगर गुस्सा आ गया तो तुम्हारा सामान अलग छीन लिया जाएगा और बंद अलग कर दिए जाओगे। इसलिए तसल्ली से बात सुनो और समझ लो कि मामला क्या है। क्या मामला था? राणा साहब कौन हैं? बूढ़े आदमी ने किसी कदर नरम पड़ते हुए कहा। राणा अजीजुद्दीन, ये पूरा इलाका इन्हीं की मलकियत है, अरबपति हैं, मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। दूसरे लोग एक दूसरे की तरफ देखकर गर्दन हिलाने लगे। मगर किस्सा क्या था साहब? राणा साहब की परवरिश एक पहाड़ी इलाके में हुई है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी, इसलिए वो फिल्म की शूटिंग से भी नावाकिफ हैं। हम लोग इधर से गुजर रहे थे कि राणा साहब ने अपनी हीरोइन की चीखों की आवाजें सुनी। चनाचा वो समझे कि कोई बदमाश लड़की को अगवा करके ले जा रहा है। फिर आप सोचिए वो कैसे रुक सकते थे? मैंने कहा और मिस रोशीला हंस पड़ी। मिस रोशीला हंसी तो दूसरे लोग कैसे खामोश रह सकते थे? चुनाचा चारों तरफ कह के गूंज उठे, अरे इस बहादुर को तो देखो, उसकी कमर की हड्डी ना टूट गई हो। रोशीला ने कहा और सब लोग उस स्याह पोस्ट की तरफ मतवज्जा हो गए जो अभी तक जमीन पर चित पड़ा था और उसका घोड़ा करीब ही घास तलाश कर रहा था। दो आदमी उसकी तरफ दौड़ पड़े। सारा टाइम खोटी कर दिया, अरे देखो बाबू खान को चोट तो नहीं आया, शार्ट रह जाएगा यार, बूढ़े आदमी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मालूम होता है तुम्हारी शामत ही आ गई। अरे राणा साहब बिगड़ गए तो अच्छा ना होगा। पहले तो ये तुमने इनकी इजाजत के बगैर इस इलाके में शूटिंग ही क्यों की? राणा साहब तुम्हारे यूनिट को सामान समेत खरीद सकते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो 10-20 फिल्में बना डालेंगे। 2-4 करोड़ खर्च कर लेना उनके लिए मुश्किल नहीं। अरे तुम काय को बूम मारता सेठ रोई वाला, बस अब बाकी शूटिंग कल होएगा, उठाओ तमाम। एक दरमियानी उम्र के आदमी ने दोनों हाथ उठाते हुए कहा और फिर हमारी तरफ रुख करते हुए बोला, माफ कर दो साहब, सेठ का मगज खराब है। आइए राणा साहब हमारे कैंप तक चलिए, हम आपको फिल्म के बारे में बताएगा। हम उस फिल्म का डायरेक्टर है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। काम का आदमी मालूम होता था। तालूत भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उससे अंदाजा हो चुका था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बात उसकी समझ में नहीं आई थी। आइए राणा साहब, वाकई बड़ा दिलचस्प हादसा हुआ। मिस रोशीला ने तालूत का हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरी बकवास काम कर गई। वो लोग तालूत से मरूब हो गए और ऐसे लोगों को हमेशा मोटी मुर्गी की तलाश रहती है। फिर हमारा शानदार घोड़े हमारे बयान की तस्दीक कर रहे थे। उसी वक्त वो दोनों आदमी वापस आ गए जो शेर दिल स्याहपोश को देखने गए थे। बाबू खान बेहोश हो गया है सेठ, अरे उसे उठाकर जीप में डाल दो, वो है भी नाजुक मजाज, डायरेक्टर ने कहा और फिर हम लोगों की तरफ रुक करके बोला, आप लोग आइए हम कैंप चलते हैं। मैं भी घोड़े पर ही चलूंगा राणा साहब, क्या आपका घोड़ा मेरा वजन संभाल सकता है? रोशीला ने मुस्कुराते हुए तालूत को देखा। इस वक्त उसकी हसीयत एक बेवकूफ मालदार की सी हो गई थी, लेकिन अब तालूत भी फार्म में आ गया। वो लपक कर घोड़े पर सवार हुआ और रोशीला ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। रोशीला तालूत के सीने से पुश्त लगाकर बैठ गई और मैंने भी डायरेक्टर को अपने घोड़े पर सवार कर लिया। कैंप में आ जाओ सेठ, आज शूटिंग खत्म, डायरेक्टर ने कहा और सेठ बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। लेकिन जब मिस रोशीला ही काम करने पर रिजामंद नहीं थी तो फिर वो और कौन काम कर सकता था? हमारे घोड़े कैंप की तरफ दौड़ने लगे। तालूत के मजे आ गए थे और अब यकीनी तौर पर नए और दिलचस्प हंगामे जन्म लेने वाले थे।